इन द मिस्टी माउंटेन्स के बीच तेज बर्फीले तूफान में लोग एक कैंपफायर के आसपास गर्मी लेने के लिए बैठे थे, लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद उनमें से सभी जिंदा नहीं बचे। एक आदमी ने पूछा कि वह इन रस्सियों से कैसे भाग सकता है, सिर्फ अपने शरीर की ब्रूट स्ट्रेंथ से। लेकिन अब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सामने वाला आदमी उसे समझ ही नहीं सकता था। वह आदमी अपनी तलवार से आग के पास बैठे हर व्यक्ति का शिकार करता जा रहा था। एक अजीब भाषा में उसने अपना नाम यूरिक बताया। वह स्टोन एक्स ट्राइब का यूरिक था, जिसे उसके ही ट्राइब्समैन ने चैलेंज किया था। एक सैनिक ने भी अपनी तलवार खींची और कहा कि भले ही यूरिक एक बारबेरियन हो, लेकिन इतना स्किल्ड वॉरियर होने के नाते उसे ऑनर समझना चाहिए। उस नाइट ने अपना नाम पोर्चुगल आर्टिन बताया, और यूरिक ने उसे पहचान लिया क्योंकि वह उसका नाम याद रखेगा। दोनों फिर एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े और लड़ाई शुरू हो गई। अर्दन सोच रहा था कि यह आदमी एक बेवकूफ बारबेरियन है। वह अपनी शील से उसकी तलवार उड़ाकर उसे तुरंत खत्म कर देगा। लेकिन अर्दन हैरान रह गया जब यूरिक की तलवार बहुत दूर उड़ गई, क्योंकि उसने खुद ही उसे फेंक दिया था। यूरिक ने कहा कि उसे हराया नहीं जा सकता, खासकर आर्टन जैसे आदमी से नहीं, और उसने सिर्फ अपने मुक्कों से हमला कर दिया, जिससे नाइट गुस्से से भर गया। उसने भी पूरी ताकत से घूंसा मारा ताकि वह यूरिक को मार सके। कुछ देर तक कड़ा मुकाबला होने के बाद यूरिक ने अपनी तलवार से उसे खत्म कर दिया और माना कि उसके अपोनेंट की स्किल्स बुरी नहीं थीं, लेकिन वह गलत प्रतिद्वंदी से भिड़ गया था जो उससे ज्यादा ताकतवर था। लड़ाई खत्म होने के बाद यूरिक ने पहाड़ों की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और फिर पीछे की ओर गिर गया, चक्कर और थकान से भरा हुआ। उसे याद आया कि किसी ने कहा था कि यूरिक एक महान योद्धा बनेगा। उस समय म्यूरिक ने सोचा था कि यह सब बेकार की बातें हैं। वह शामन्स और उनकी भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करता था। वह बस अपनी दवाइयों में खोई रहती थी, इसलिए ऐसा कह रही होगी। लेकिन शमन ने कहा था कि उसने एक डरावने सपने में विजन देखा है, जहां यूरिक एक खून खराबे वाली लड़ाई के बाद लाइट का योद्धा बनता है। यूरिक हंस पड़ा और बोला कि उसे शमन बनना छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला नाराज हो गई, क्योंकि वह खुद को अभी बूढ़ी नहीं मानती थी। यूरिक भी चिढ़ गया और उसे सेनाइल कहकर जाने लगा। उसने पूछा कि क्या वह फिर से अपने उम्र के योद्धाओं के साथ हंटिंग पर जा रहा है। चीफ का बेटा जेलस हो जाएगा। यूरिक ने कहा कि उसने कभी चीफ बनने की इच्छा नहीं रखी। शमन ने कहा कि तुम चाहे जो सोचो, बाकी लोग अलग सोचते हैं। भले ही वह ना चाहे, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। यूरिक ने जाते जाते उसे कहा कि अपने बूढ़े शरीर का ध्यान रखे। फिर वह अपने ट्राइब के कुछ और हंटर से मिला। किसी ने शिकायत की कि वह देर से आया है और पूछा कि क्या वह फिर शमन के पास था। उसने कहा कि अगर वह बूढ़ी महिला अकेले मर गई तो उसे नींद नहीं आएगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वे सच में उस दिन सेलेस्टियल रेंज चढ़ने जा रहे हैं। उसके पार की दुनिया सोल से भरी थी और सब डर रहे थे, वहां जाकर शायद वे कभी वापस न लौटें। यूरिक ने कहा कि चीफ के बेटे ने इन दिनों बछड़े जितना बड़ा भेड़िया पकड़ा है, उसे पकड़ने के लिए उन्हें रेंज चढ़नी ही पड़ेगी। डरकर पीछे रहना कोई विकल्प नहीं था। फिर भी सब घबराए हुए थे, क्योंकि सेलेस्टियल रेंज खतरनाक था। यूरिक ने कहा कि बड़े लोग भी बस बेस तक जाते हैं, वे वही शिकार कर लेंगे। अगर किसी को डर लग रहा है तो डरपोक लोग वापस लौट सकते हैं। उसकी इस बात से सबको जोश आ गया। कोई भी खुद को कवर्ड कहलवाना नहीं चाहता था, इसलिए सबने चरने का फैसला किया। फिर उन्होंने तय किया कि जो सबसे पीछे पहुंचेगा वही काकस उठाकर वापस ले जाएगा। समय बीतता गया और वे रेंज पर चढ़ते गए। दूर तक हराइजन दिख रहा था। वे बहुत ऊपर आ चुके थे, लेकिन अभी आधा रास्ता भी नहीं था। यूरिक सोच रहा था कि सेलेस्टियल रेंज के पार क्या होगा। क्या सच में डेड सोल्स की दुनिया मौजूद है, जैसे शामन्स कहते हैं कि मरने के बाद वे उड़कर वहां जाते हैं। तभी किसी ने उसे ख्यालों से बाहर खींचा। वह वोल्ट था। उसने पूछा कि क्या यूरिक सच में चीफ बनने पर विचार नहीं करता। यूरिक ने चिढ़कर कहा कि वह 100 बार बता चुका है कि उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे चीफ के बेटे का स्पेशल बनने का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं था। वोल्ट ने कहा कि इसी वजह से सब लोग चाहते हैं कि यूरिक चीफ बने। अगर चीफ का बेटा चीफ बन गया तो शायद यूरिक को उसके आदेश मानने पड़ेंगे। यूरिक ने कहा कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, और सोचकर ही उसे चिढ़ होने लगी। वोल्ट ने कहा कि अगर वह चीफ के बेटे की नहीं मानेगा तो उसे खुद चीफ बनना पड़ेगा। यूरिक ने उसे चुप रहने को कहा और बोला कि बाद में सोच लेगा। जितना भी सोचें, सबको लगता था कि यूरिक ही सबसे योग्य है। अचानक यूरिक ने जंगल में कुछ देखा और सबको नीचे झुकने के लिए चिल्लाया।
लेकिन तब तक अधिकांश लोगों के सीने और पीठ पर तीर लग चुके थे। यूरिक ने चिल्लाकर कहा कि अपने तीर चढ़ाओ और वापसी में हमला करो। वोल्ट भी सीधे सीने पर तीर खाकर गिर पड़ा। यूरिक सोचने लगा कि हमलावर कौन है, क्या कोई दूसरी इन्वेडिंग ट्राइब? फिर उसने देखा कि तीरों के नुकीले सिर बहुत ही क्राफ्टेड और तेज बने हुए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसी पल उसे समझ आया कि यह सब बिल्कुल अलग है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कई लोग थे, पूरी तरह आर्मर पहने हुए सैनिक। दुश्मनों की रेंज उनसे कहीं ज्यादा थी और वे पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर थे, जहां से उन्हें भारी बढ़त मिल रही थी। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गहराई में जाने का सुझाव सबसे पहले उरी ने ही दिया था। अब उसे जिम्मेदारी लेनी ही थी और अपने साथियों की मदद करनी थी। उसने वोल्ट को आदेश दिया कि घायल लोगों को लेकर तुरंत वापस नीचे चले जाए क्योंकि वह खुद दुश्मनों को रोक लेगा। वी ने कहा कि वह अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन यूरिक ने उसका चेहरा पकड़कर कहा कि वही करे जो वह बोल रहा है, और वैसे भी उसके लिए बेहतर यही था कि वे वहां से निकल जाए। वे पहाड़ उतर जाए इससे पहले कि वह उसकी बेवकूफ़ी भरी खोपड़ी फोड़ दे। साथ मरना महत्वपूर्ण था, लेकिन अपने भाइयों को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी था। वोल्ट मजबूरी में मान गया और बोला कि वह जिंदा वापस लौटे। तब यूरिक ने कहा कि उसे शमन के शब्द याद रखने चाहिए। वह एक महान योद्धा बनेगा और उसकी हड्डियां यहां नहीं दफन होंगी। वह स्टोन एक्स ट्राइब का यूरिक है। दुश्मन कहाँ छिपे थे, यह पता लगाना मुश्किल था। इसलिए उसने अपनी भाला फेंककर दिशा तय करने का फैसला किया और उसी दिशा में तेजी से दौड़ पड़ा। यूरिक ने सैनिकों के तीरों का जवाब अपने तीरों से देना शुरू किया। जल्द ही वह उस आदमी तक पहुंच गया जो पेड़ों के बीच छिपा था, लेकिन उसने जल्द ही आवाजें सुनी और जाना कि यह एक बिल्कुल अलग भाषा थी, और वे लोग ऐसे कपड़े पहने थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। ये निश्चित तौर पर पहाड़ के दूसरी तरफ के मनुष्य थे। यूरिक ने पूछा कि क्या वे पर्वत के पार से आए हैं, लेकिन सैनिक आपस में बात करते रहे, पूछते हुए कि क्या बाकी लोग भाग गए। वह इतनी दूर तक आया था, यह देखकर वे समझ गए कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसी वजह से वे कोई लापरवाही नहीं कर सकते थे। यूरिक उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने उसके भाइयों पर हमला किया, उनका अंजाम तय हो गया था। अचानक एक आवाज आई कि धनुष नीचे करो। बोलने वाला था आर्टन, जो राहत महसूस कर रहा था कि उसने आर्मर पहन लिया था। अरे हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। बाकी सैनिक बोले कि वे यूरिक को मार सकते हैं, लेकिन आर्टन ने मना कर दिया। उन्हें इस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहिए। यह उनके सम्राट के लिए नई भूमि की खोज का एक कीमती उपहार होगा। आर्टन पूरा धातु के आर्मर में ढका हुआ था। इससे साफ था कि उनके पास रिफाइंड आयरन की कमी नहीं थी। फिर सैनिक ने अपनी ढाल फेंक दी, जिससे बाकी लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि बारबेरियन की कुल्हाड़ी आर्मर को नहीं भेद पाएगी। यूरिक समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, पर उसने देखा कि सामने वाले ने ढाल छोड़ दी है और उसे अपने आर्मर पर बहुत भरोसा है। आर्टन ने इंपीरियल फेंसिंग की ग्रिप अपनाई। यूरिक उत्सुक हो गया कि सैनिक अपनी तलवार उल्टी पकड़ रहा था। उसे लगा कि वे उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। तभी आर्टन तेजी से झपटा और कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन आर्टन हैरान रह गया, क्योंकि वार उतना हल्का नहीं था जितना उसने सोचा था। कुल्हाड़ी उसके वाइज़र में धंस गई। यह वही वार था जो यूरिक ने पूरी ताकत से फेंकर किया था। एक साधारण बारबेरियन इतने ताकतवर वार कर सकता है, यह सोचकर आर्टन हैरान और गुस्से से भर गया। वह फिर हमला करने आया, लेकिन यूरिक ने आसानी से उसके हमले चकमा दिए और काउंटर अटैक किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस उठाई और लड़ाई खत्म करने को तैयार हो गया। बाकी सैनिक चिल्लाए और आर्टन की रक्षा के लिए तुरंत तीर चलाए। उनके तीर यूरिक की पीठ में लगे और फिर उन्होंने उसकी गर्दन पर रस्सी फेंककर कसनी शुरू कर दी ताकि वह बेहोश हो जाए और अपनी ताकत ना लगा सके। उसने हेलमेट उड़ाने के बाद उसके सिर पर वार करने की कोशिश की थी। यह सोचकर आर्टन भी सन्न रह गया। बर्फ गिरने लगी थी और उसने आदेश दिया कि बारबेरियन को उठाओ। यूरिक दर्द से बेहाल था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। दूसरों को चिंता हो रही थी कि बारबेरियन कहीं मर न जाए इससे पहले कि उसे सम्राट के पास ले जाया जाए। वे सच में पहाड़ के पार की दुनिया से आए थे। वह अब पूरी तरह निश्चित था। उनके बेस में सैनिक आपस में बात कर रहे थे।
अर्दन ईंधन लेने बाहर गया था। उसे लौटने से पहले उन्हें कैंप तैयार करना था। यूरिक मुस्कुराया। रेंज के पार सच में मनुष्यों की दूसरी दुनिया थी, न कि मरे हुए सोल्स की दुनिया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसे लगा वह ठंड से मर जाएगा। यही वजह थी कि वॉरियर ट्राइब्स कभी पहाड़ पार नहीं करते थे। अचानक यूरिक हंसने लगा। सभी सैनिकों का ध्यान उसकी ओर गया। वे सोचने लगे कि यह आदमी पागल हो गया है। तभी सब दंग रह गए, क्योंकि यूरिक ने खुद को रस्सियों से आजाद कर लिया और खड़ा हो गया। हंसते हुए उसने कहा कि वे लोग मरने के बाद खूब शेखी बघार सकते हैं, क्योंकि जिसे वे पहले मार चुके हैं वह स्टोन एक्स ट्राइब का असली यूरिक था। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से सभी को काट डाला। ईस्टर्न रेंज उसका घर था और यह लड़ाई यही खत्म हुई। उसके आगे एक अज्ञात दुनिया थी जिसे अब खोजा जाना था। वहीं जंगलों में एक आदमी कई लोगों से जान बचाकर भाग रहा था। उसे पकड़ने वाले लोग हंस रहे थे, मान ही नहीं रहे थे कि वह बचकर भाग पाएगा। वे चिल्लाए कि कोई तलवार लेकर आए, पहले उसकी उंगलियां काटकर शुरू करेंगे। जमीन पर गिरा आदमी अपने भाई से रोकर कहने लगा कि उसे इस बार जाने दे। इन्हीं बातों के बीच अचानक सबने देखा कि जंगल की तरफ से कोई आ रहा है। वह आदमी चिल्लाया कि उसे बचा लो, वह इसका इनाम देगा। वहां आने वाला यूरिक था। बाकी लोग उसके पास आए और पूछा कि उसे क्या चाहिए, वरना चुपचाप यहां से चला जाए। यूरिक ने दूसरी भाषा में बात की जिसे वे समझ नहीं पाए, लेकिन उसने इशारे से कहा कि वह सिर्फ जानना चाहता है कि वे क्या करने वाले हैं। उन लोगों ने समझा कि यूरिक कोई बाहरी आदमी है। उन्होंने उस अनजानी भाषा को पहली बार सुना था और हंसते हुए बोले कि शायद दक्षिण का कोई गंवार होगा। फिर भी उन्होंने उसे दूर हटने को कहा। वह उनका मूड खराब कर रहा था। शायद वह यहां मरना चाहता था, अपने घर से इतनी दूर। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक यूरिक ने एक आदमी को धराशायी कर दिया। बाकी लोग सन्न रह गए, क्योंकि उसने मैक्स की गर्दन वहीं मरोड़ दी थी। यूरिक बोला कि धमकाना उन्होंने शुरू किया था। इतने में बाकी दो आदमी उस पर टूट पड़े, लेकिन यूरिक को उन्हें खत्म करने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। जमीन पर पड़ा आदमी डर से कांपने लगा और दया की भीख मांगने लगा कि वह आखिर है कौन। लेकिन यूरिक ने उसे नहीं मारा। उसने जमीन पर चित्र बनाकर उससे बातचीत करने की कोशिश की और उसे इशारा किया कि उसे अपनी ट्राइब तक ले चले। उस आदमी ने उसे एक शहर की ओर ले जाना शुरू किया और बताया कि वह शहर अंकोरा कहलाता है। अंकोरा एक बड़ी कॉपर माइन के नीचे बसा शहर था, इतना बड़ा कि उसे देखकर ही यूरिक की सांसें थम गईं। वहां इतनी भीड़ देखकर वह हैरान था। वह आदमी सोच रहा था कि यूरिक कोई यात्री है, लेकिन उसे इस दुनिया की लगभग कोई जानकारी नहीं थी। दोनों एक बार में गए और आदमी ने पूछा कि यूरिक कहाँ से आया है। वह समझ नहीं पाया, तो आदमी ने इधर-उधर किसी ऐसे को देखने की कोशिश की जो शायद उसकी भाषा जानता हो। लोगों ने कहा कि वे उसकी भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन शायद वह उत्तरी क्षेत्रों या किसी दूर के कबीलों से आया होगा, क्योंकि साम्राज्य की भाषा न जानना इसका ही मतलब था। फिर किसी ने कहा कि मोविन बार्बेरियन सब ऐसे बड़े दुबले होते हैं, जबकि दक्षिण के लोग पतले दुबले होते हैं। अंत में उन्होंने पूछा कि क्या वह सेलेस्टियल रेंज के उस पार से आया है। यूरिक को लगा अगर उन्हें सच पता चल गया तो उनका व्यवहार बदल सकता है, इसलिए उसे सावधान रहना था। आदमी ने कहा कि अगर कोई ट्रांसलेटर मिल गया तो वे बात कर पाएंगे। फिलहाल वह यूरिक के लिए पीने को कुछ ले आता है। यूरिक ने पहली बार कॉइन्स देखे। उसे समझ नहीं आया ये क्या है, पर वे बारीकी से हथौड़े से बने हुए लग रहे थे। उसने देखा कि कॉइन्स देकर ड्रिंक मिल रही है, और तब उसे समझ आया कि यहां बार्टर सिस्टम नहीं बल्कि मॉनेटरी सिस्टम है। यह बात उसे देखकर हंसी आ गई, क्योंकि यह ट्रेड था। वह लोगों को देखने लगा। उनके हथियार उसके कबीलों से कहीं बेहतर थे। इसका मतलब था कि उनका आयरन फोर्जिंग बहुत एडवांस था। फिर उसने देखा कि एक ग्राहक की कुल्हाड़ी बेहद शानदार है। यूरिक ने इशारा करके पूछा कि ऐसा एक्स पाने के लिए उसे क्या करना होगा। आदमी पहले उलझा, फिर समझा कि यूरिक उस कुल्हाड़ी की बात कर रहा है। उसे लगा कि यह कोई भागा हुआ अपराधी होगा जिसके पास पैसे भी नहीं होंगे, इसलिए उसने कॉइन्स की ओर इशारा करके समझाया कि पैसे चाहिए। उसे लगा यूरिक ताकतवर है, लड़ाई में भी अच्छा है, अगर उसे ठीक से इस्तेमाल करे तो उसे खूब पैसे कमा सकता है। यूरिक समझ गया कि उसे उन गोल चीजों, कॉइन्स, को और पाना होगा। आदमी ने पूछा कि क्या वह और पैसे कमाना चाहेगा। फिर दोनों अंकोरा के बैटल अरीना पहुंच गए।
अब यूरिक को समझ आया कि उसे हथियार इस्तेमाल नहीं करने, बस सबको हराना है। आदमी ने फिर ड्राइंग्स बनाकर समझाया कि किसी को मारना नहीं है, यह सिर्फ पैसे की लड़ाइयाँ है। यूरिक सोच रहा था कि अगर वह हल्का सा भी मार देगा तो ये लोग कैसे बचेंगे, लेकिन वो उसे समझ नहीं सकता था। ईस्टर्न रेंज के उस पार सब कुछ पैसे से चलता था, यही उसने समझ लिया। सभी लोग उससे बहुत कमजोर थे, यह वह अच्छी तरह जानता था। लड़ाई शुरू हुई और यूरिक ने आसानी से हमलों से बचते हुए प्रतिद्वंद्वी को गिरा दिया। वे ग्लैडिएटर्स थे पर वॉरियर ट्राइब जैसी गति और शक्ति उनमें नहीं थी। चैंपियन एक ही वार में गिर गया, लोग दंग रह गए, लेकिन स्पॉन्सर बहुत खुश था। यूरिक की ताकत से वह खूब पैसा कमा सकता था। यूरिक को आर्टन याद आया, वही असली योद्धा जिससे वह पहाड़ों में लड़ा था। इसका मतलब असली योद्धा आगे कहीं और भी मिल सकते हैं। अगले दिन यूरिक उस जगह पर सोकर उठा। दूसरा आदमी कमरे में आया और बोला, जल्दी उठो, आज भी पैसे कमाने हैं। वह कई महीनों से घूम रहा था और टैवर्न पर उसका बहुत उधार हो गया था, इसलिए अब लापरवाही नहीं कर सकते थे। एक्स खरीदना तो दूर की बात थी। उसने उसे बाह पकड़कर खींचा, सभी इंतजार कर रहे थे। यूरिक ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज से सिर दर्द हो रहा है। और वैसे भी वह उसका एक शब्द नहीं समझता था। बाहर निकलते हुए उसने कुर्सी पर रखी तलवार देखी। दोनों फिर अरीना पहुंचे जहां सभी लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे, यूरिक फिर जीतेगा। वह अब इनविंसिबल वन बन चुका था। वह आदमी जो उसे स्पॉन्सर कर रहा था, पूरा भरोसा रखता था कि उसकी मनी मेकिंग मशीन कभी हार नहीं सकती। उस दिन यूरिक को लगा कि उसका अपोनेंट भी बाकी कमजोर लोगों जैसा ही होगा, जिसे वह बस एक जॉ पर पंच मारकर खत्म कर देगा। लेकिन यूरिक हैरान रह गया जब उसके अपोनेंट ने उसके पूरे जोर का पेट पर पड़ा पंच सह लिया। उसे लगा था कि उसने डॉज कर लिया, लेकिन फिर भी उसे जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसे लगा शायद वह थोड़ा रस्टी हो गया है या कुछ गड़बड़ है। गुस्से में यूरिक ने उस आदमी के चेहरे पर पूरा जोर लगाकर पंच मारा और उसकी एक टूथ निकल गई। बाकी लोग डर गए कि कहीं वह आदमी मर न गया हो। स्पॉन्सर भागकर आया क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि किसी को मारना नहीं है, और तुरंत ही दोनों को अरीना से बाहर निकालकर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अब उसे इजी पैसे कमाने के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वह बस उम्मीद कर रहा था कि यूरिक उस दिन शांत रहे और कुछ गलत न करे। एंकोरा में अब वे पैसे नहीं कमा सकते थे। शायद उस आदमी से पार्टनरशिप खत्म करने का समय आ गया था। उधर यूरिक खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था। वह एक सिंपल स्ट्राइक में भी अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाया। वह पहाड़ से नीचे सिर्फ इसलिए आया था कि एक बेवकूफ वॉरियर की तरह बिहेव करे। वह और आर्टन ने सेलेस्टियल रेंज में बर्फबारी के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ाई की थी। यूरिक अपना घर इसलिए छोड़कर आया था ताकि वह वो चीजें देख सके जो उसकी ट्राइब में कभी नहीं मिली। एंकोरा में बिताए दिन उसके लिए जैसे आखिरी आराम के पल थे, पर एक वॉरियर को आराम मौत के बाद करना चाहिए, जिंदा रहते नहीं। स्पॉन्सर उसे एक दूसरी जगह ले गया और बोला कि इस बार यह बिग वाला मुकाबला है। उसे इस बार अच्छा करना होगा ताकि हालात सुधर सकें। यूरिक ने कहा कि वह इस जगह का आदी हो गया है और स्पॉन्सर का धन्यवाद किया, जबकि स्पॉन्सर ने भरोसा किया कि वह सब ठीक कर देगा। अगले दिन यूरिक फिर से अरीना में पहुंच गया। वह चौंक गया क्योंकि उसे लगा था कि किसी को मारने की वजह से वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन स्पॉन्सर ने कहा कि बस रूम की स्थिति समझकर चलना। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां ऑडियंस तो थी ही नहीं, बस कुछ आदमी थे जो उसे देखते ही सतर्क हो गए। एक आदमी ने तलवार उठाते हुए कहा कि यह लड़का अच्छा होगा क्योंकि उसकी चाल देखकर ही लगता है कि इसके पास काफी बैटल एक्सपीरियंस है। अरीना के लोग समझ गए कि यह लड़का वाकई कोशिश लायक है। स्पॉन्सर बोला कि फुसफुसाने की जरूरत नहीं, वैसे भी यूरिक उनकी भाषा समझ नहीं सकता और यही बात उसके वैल्यू तय करते समय उनके काम आएगी। लेकिन उनकी बातें जरूरी नहीं थीं, क्योंकि यूरिक की स्किल्स पहले से ही शानदार थीं। फिर यूरिक का सामना एक अपोनेंट से कराया गया। वह आदमी बोला कि यह नया रुकी स्लेव ग्लैडिएटर होगा, इसे वह अच्छे से सबक सिखाएगा। यूरिक को एक वुडन स्वॉर्ड दी गई, जिससे उसे समझ आया कि वे उसे टेस्ट करना चाहते हैं। स्पॉन्सर सोच रहा था कि यूरिक इस आदमी को पीटकर खूब पैसे दिलाएगा। यूरिक ने उसका पहला हमला आसानी से डॉज कर लिया और समझ गया कि वह अच्छा है, लेकिन बहुत स्लो। कुछ ही देर में यूरिक ने उसकी वुडन स्वॉर्ड छीन ली और उसे मजाक उड़ाते हुए वापस दे दी। यूरिक ने मुस्कुराकर उसे लड़ने को बुलाया, जिससे वह आदमी गुस्से से भर गया।
यूरिक ने उसे फिर गिरा दिया और अपनी वुडन स्वॉर्ड नीचे रख दी। उसे यह चाइल्डिश गेम्स पसंद नहीं थे। वह 5 साल की उम्र से स्वॉर्ड पकड़ रहा था। यह कोई मजाक नहीं था। तभी बाकी आदमी बोले कि काफी है। उन्होंने 5 मिलियन ऑफर किए, लेकिन स्पॉन्सर ने 15 मिलियन मांगे क्योंकि उन्होंने अभी जो हुआ वह क्लियरली देख लिया था। यूरिक ने देखा कि पास में 2 असली हथियार वाले वॉरियर्स थे। स्पॉन्सर ने यूरिक को पैसे दिखाते हुए खुश होकर बताया कि अब वे बहुत अमीर हो चुके हैं। अचानक यूरिक ने असली तलवार उठाई और स्पॉन्सर का हाथ काट दिया। पैसे जमीन पर गिर गए और स्पॉन्सर कुछ समझ ही नहीं पाया। यूरिक ने उसे मुंह खोलने को कहा क्योंकि अब एक्टिंग बंद करने का समय था। स्पॉन्सर शॉक में जम गया जब उसे एहसास हुआ कि यूरिक इंपीरियल लैंग्वेज समझ सकता है। वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, कहने लगा यह सिर्फ एक बार हुआ। वे दोस्त थे, लेकिन यूरिक ने सिर्फ एक डरावनी मुस्कान दी और बोला, धीरे बोल, शांति से, मैं इतनी फास्ट भाषा नहीं समझता। फिर उसने उसे खत्म कर दिया और असली तलवार दूसरे आदमी को वापस दे दी, यह कहते हुए कि उनकी सोच काफी शार्प है और अच्छी तरह संभाली गई है। बाकी आदमी डर के मारे वहीं जम गए। उनके सामने खड़ा आदमी एक खतरनाक बीस्ट था जिसे वे कभी भी हैंडल नहीं कर सकते थे। जब वे जाने लगे तो यूरिक ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। नेगोशिएशन तो अभी शुरू ही नहीं हुई। आदमी को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। फिर यूरिक ने कहा कि उन्हें शायद एक ग्लैडिएटर की जरूरत होगी। आदमी ने बताया कि ग्लैडिएटर हर फाइट की अर्निंग का आधा हिस्सा लेता है और बदले में वह सब कुछ खुद संभालता है। यूरिक ने पूछा कि इंपीरियल भाषा जरूरी है क्या। आदमी हंस दिया और बोला, बिल्कुल नहीं। दोनों हंस दिए और एक दूसरे का परिचय कराया। उस आदमी का नाम हॉरस था। वह एक स्लेव मर्चेंट और इंटरमीडिएट लेवल ग्लैडिएटर था। हॉरस ने मुस्कुराकर यूरिक का अरीना में स्वागत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह यूरिक को स्लेव्स की दुनिया में भी घुसाने लगा। यदि आपको इसी स्टाइल में अगला हिस्सा भी चाहिए, बता दीजिए। एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या वह उत्तर नॉर्थ से आया हुआ कोई व्यक्ति है जो अपनी ही रेस के किसी को ढूंढ रहा है। यूरिक ने कहा कि उसका उत्तर से कोई संबंध नहीं है, वह बस इंपीरियल भाषा में कमजोर है क्योंकि वह फॉरेन देशों में रहा है। यह सुनकर सब शांत हो गए। उस आदमी को लगा था कि उसकी बॉडी देखकर लगता है वह नॉर्थ से होगा, लेकिन अब उसे लगा कि शायद वह गलत था। फिर यूरिक को क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा कि क्या नॉर्थ के सारे लोग गुलाम स्लेव्स होते हैं। उसने जवाब दिया, सारे नहीं, लेकिन नॉर्दर्न एक्सपेडिशन के बाद कुछ लोग स्लेव्स बन गए थे। वह युद्ध लगभग 10 साल चला था। यूरिक ने पास खड़े बड़े से आदमी की ओर देखकर पूछा कि क्या वह भी नॉर्थ से है, तो वह आदमी हंस पड़ा। उसने कहा कि यूरिक की नजर अच्छी है क्योंकि पूरे ग्लैडिएटर ग्रुप में वही एक आदमी नॉर्थ से आया था। उसका नाम स्वेन था और वह स्लेव ग्लैडिएटर था जो पिछले 3 साल से जिंदा था। जिसने यह सब समझाया वह खुद आगे आया और अपना नाम डोनोवन बताया। वह ग्लैडिएटर ग्रुप का मेन अट्रैक्शन था, लेकिन सच कहें तो यूरिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। डोनोवन ने कहा कि वह साफ बता सकता है कि यूरिक एक बारबेरियन है, वह उसकी स्मेल से पहचान सकता है। यूरिक ने पूछा कि आखिर वह किस स्मेल की बात कर रहा है। डोनोवन बोला कि यह एक बीस्ट की स्मेल है जो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा जानवर जो बाहर से इंसान है लेकिन अंदर से अब भी बीस्ट है। यूरिक इस पर हंस दिया और बोला कि अगर उसकी नोज इतनी तेज है तो वह खुद ही असली एनिमल है। लेकिन डोनोवन गुस्से में नहीं आया और हंसकर बोला कि जब वह बारबेरियंस को मारने गया था उसने यूरिक जैसे कई लोगों को देखा है। वे सभ्य नहीं होते और उनके शरीर से जानवर जैसी दुर्गंध नहीं निकलती। यूरिक ने पूछा कि क्या वह अपने बारे में ही लंबा मोनोलॉग दे रहा है, क्योंकि उसने इतने लंबे स्पीच की जरूरत किसी ने नहीं पूछी थी। फिर यूरिक बोला कि शायद अब उसकी बारी है अपना परिचय देने की। बारबेरियन रहते हुए उसने देखा है कि ऐसे लोग दूसरों को बहुत इंसल्ट करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जीभ कटने का डर नहीं होता। इतना सब बोलने के बाद भी उनका सिर गर्दन पर रहता है और उनकी जीभ भी मुंह में रहती है, जिससे वे फिर नॉनसेंस बोल सकें। तभी हॉरस आ गया और उसने कहा कि लड़ाई बंद करो, तुम लोग अपने कर्ज चुकाने से पहले मर नहीं सकते। उसने दोनों से तलवार नीचे करने को कहा। हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनेगा। डोनोवन ने शिकायत की, लेकिन आखिर में मान गया कि आज वह बच गया। यूरिक हंसकर बोला, कौन बच गया, तुम या मैं? बाद में यूरिक ने हॉरस से शिकायत की कि उसे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं,
वह जान दांव पर लगाकर लड़ता है और बदले में सिर्फ 800,000 मिलते हैं। हॉरस हंसकर बोला कि अगर सिर्फ रिस्क लेने से ही पैसे मिलते तो जानवर भी अमीर हो जाते। उसने कहा कि इस बार आर्मोर और हेलमेट पहनना बेहतर रहेगा। यूरिक ने देखा कि इस बार उसका पार्टनर वही बूढ़ा आदमी है, यानी नॉर्थ वाला स्वेन। उसे यह सब शरीर पर भारी लगता था। स्वेन ने देखा कि यूरिक बहुत अच्छी तलवार पकड़े है और पूछा कि उसने यह तलवार कहाँ से पाई, क्योंकि यह इंपीरियल स्टील से बनी थी। यूरिक को कुछ नहीं पता था, तो स्वेन ने समझाया कि इंपीरियल स्टील वह धातु है जो शाही परिवार के कंट्रोल में होती है और वह सामान्य आयरन से कई गुना मजबूत होती है। यह सिर्फ इंपीरियल नाइट्स के हथियारों में उपयोग की जाती है। स्वेन को शक हुआ कि शायद अर्दन कोई इंपीरियल नाइट था। तभी डोनोवन आया और बोला कि क्या उसे लगता है कोई भी आदमी इंपीरियल स्टील वाली तलवार रख सकता है। हॉरस ने सबको चुप कराया और कहा कि बस जाओ और लड़ो, असली ग्लैडिएटर्स की तरह पैसे कमाओ। फिर स्वेन ने पूछा कि वह आखिर है कहाँ से। वह एम्पायर में जन्मा हुआ नहीं लगता। यूरिक ने कहा कि अगर वह सच बता दे तो स्वेन शॉक होकर बेहोश हो जाएगा। स्वेन ने कहा कि इंपीरियल लोग खून देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वे खुद कभी युद्ध नहीं करते। यूरिक ने कहा कि वह राइट साइड संभाले और स्वेन बोला कि वह इतना बूढ़ा नहीं, तो यूरिक ने मजाक किया कि फिर दाढ़ी काट लो। अपोनेंट्स हैरान थे कि ये लोग सिर्फ एक तलवार लेकर आए हैं। उन्हें लगा कि यूरिक बहुत एरोगेंट है। यूरिक ने देखा कि अपोनेंट अच्छी डिफेंस वाला है, इसलिए उसने खुद को तैयार किया। एक पल में उसने हिन पर तेज हमला कर दिया। आर्मोर भारी होने की वजह से वे लोग स्लो हो जाते थे और उसके वार सह नहीं पाते थे। यूरिक ने कुछ ही सेकंड में अपने दुश्मन को गिरा दिया। क्राउड शॉक्ड था। यूरिक इतनी ऊंचाई तक कूदा कि लोग सोचने लगे कि यह सर्कस है। फिर यूरिक मुड़ा कि कहीं और मदद चाहिए या नहीं, और वह सोचने लगा कि वह आखिर सोच क्या रहा था। उसकी गार्ड नीचे थी, मानो वह हमले का इनवाइट दे रहा हो। दो स्वॉर्ड कितनी भी फास्ट हो, दो हैचेट्स उससे कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए स्वेन ने एक झटके में अपने अपोनेंट को खत्म कर दिया। उसे अभी किसी बच्चे की मदद की जरूरत नहीं थी। यूरिक ने सोचा कि वेपन चॉइस सही थी, लेकिन अटैक सच में देखने लायक बेहद खराब था। यूरिक को ब्रैट बोलना उसे इरिटेट कर गया। स्वेन ने कहा कि यह इंसल्ट यहाँ के लोगों पर चलती होगी, उस पर नहीं। स्वेन के मुताबिक यूरिक 17-18 साल का लगता था। अगर उसका बेटा जिंदा होता तो शायद उसी उम्र का होता, लेकिन कम से कम वह आज एक और दिन जिंदा बच गया। उसे अभी हिल ऑफ सोर्ड्स जाने में देर थी। यूरिक ने सोचा कि उसमें टैलेंट और करेज दोनों है, फिर भी वह स्लेव कैसे बन गया, यह हैरानी की बात थी। क्राउड यूरिक के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उन्होंने सोचा था कि 1-on-1 फाइट मांगकर यूरिक मरना चाहता है, लेकिन उसने जीतकर सबको शॉक कर दिया। डोनोवन हैरान था। हॉरस बोला कि उसने जो किया उसके बाद वह बहुत पॉपुलर हो जाएगा, वह असली जेम है, अब सब उसे पहचान सकते हैं। फिर यूरिक स्वेन के बारे में बात करने लगा कि वह असल में कितना अलग और खास है। हॉरस बोला कि अगर स्वेन चाहे तो वह उसे फ्री ग्लैडिएटर बना सकता है, लेकिन स्वेन ने खुद ही अब तक स्लेव बने रहना चुना है। उसे जितना पता था, हॉरस ने ही उसकी जान बचाई थी जब वह समुंदर में बहता हुआ लगभग मरने वाला था। हॉरस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और उसे लड़ने के लिए जगह दी थी, और एक नॉर्थ वाले आदमी की नज़र से देखे तो इतना काफी था कि वह उसके लिए लॉयल्टी की कसम खा दे। यूरिक ने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने पूछा कि क्या वह हिल ऑफ सोर्ड्स, यानी वह जगह जहां नॉर्थ के वॉरियर्स मरने के बाद जाते हैं, इसके बारे में जानता है। हिल ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पैराडाइज जहां वे जितना चाहे उतना मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं और लड़कर अपनी स्किल्स को आजमा सकते हैं। नॉर्थ के लोग बीमारी या एक्सीडेंट से मरने से डरते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि सिर्फ बैटल में मरने वाले वॉरियर ही हिल ऑफ सोर्ड्स जाने के योग्य होते हैं। यूरिक ने नोटिस किया कि हिल ऑफ सोर्ड्स की कहानी उसके सुने हुए से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसके घर की मान्यताओं से बहुत दूर भी नहीं। उसके एल्डर्स मानते थे कि सेलेस्टियल रेंज के पार सोल्स की दुनिया है, लेकिन यह पूरी तरह गलत था, क्योंकि उस रेंज के पार भी लोग रहते थे। तो फिर सवाल यह था कि मरने के बाद उनकी आत्मा कहाँ जाती है, और खुद वह मरने के बाद क्या होगा, इस बारे में वह सोचने लगा। यूरिक ने अपने साथी से पूछा कि वह मरने पर कहाँ जाएगा। एम्पायर का आदमी होने के नाते उसकी बिलीफ अलग थी। उसने कहा कि उसकी सोल रू में लौट जाएगी। सन गॉड को रू कहा जाता है, और फिर वह दोबारा जन्म ले सकता है।
एम्पायर के सभी लोग सनबिलीवर्स थे और एम्पायर के सभी राज्यों का नेशनल रिलीजन भी यही था। यूरिक आसमान, स्काई, में विश्वास करता था। उसकी नज़र में सूर्य भी आसमान का हिस्सा है। इसका मतलब वह सूरज से भी बड़े किसी अस्तित्व में विश्वास करता है। यह सोचकर वह खुद हंस पड़ा। खैर, लोग जो चाहे उस पर विश्वास कर सकते हैं।